एक महिला अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी और लगभग आधे घंटे तक जब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तभी इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे इस दृश्य को उस महिला की बेटी भी देख रही थी। प्रेमी उसका यहां से निकलकर अब घर से बाहर जाने की तैयारी में था। तभी बेटी उसे रोककर कहती है कि जो तुमने अभी मम्मी के साथ किया है, क्या तुम ये सब मेरे साथ करना चाहोगे? लड़का इस बात को देखकर सुनकर हैरान था, परेशान था कि आखिरकार इस महिला की बेटी ये क्या बोल रही है। वही बेटी जिद कर अपनी मां से कहती है, मां जो तुमने किया है वही सब मैं इसके साथ करना चाहती हूं, कहो ना इससे। बेटी की बात सुनकर मां को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने प्रेमी से कहा कि तुम्हें इसके साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा ये कहती है, यदि इस बात को यहीं दबा के रखना चाहते हो। बस फिर क्या था, उस प्रेमी को उसकी बेटी से भी और उसकी मां से, दोनों से प्यार हो जाता है और दोनों के साथ लंबे समय तक वो ऐसे ही वक्त बिता रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि इस सब के पीछे एक बड़े क्राइम की दस्तक की शुरुआत हो जाती है, और ऐसा क्राइम जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज की कहानी को सुनने के बाद न केवल रिश्तों पर विश्वास करने को जी नहीं चाहेगा, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी जिसे देखकर आप शायद सन्न रह जाएंगे, जिसे सुनकर आप शायद दंग रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है भागलपुर, और इसी जिले का एक थाना लगता है सनहोला। दरअसल सनहोला थाना क्षेत्र का गांव है बड़ा रमासी। बात कर रहा हूं 5 जुलाई 2019 की। एक व्यक्ति कई दिनों से लापता था। एक व्यक्ति का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तब उस व्यक्ति की भतीजी ने फोन कर अपने भैया से कहा कि भैया, चाचा जी का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है और कई दिन का समय लगातार बीतता चला जा रहा है। दरअसल वो लड़का जिसका नाम होता है दयानंद, जो कि इस व्यक्ति का जो गायब है कैलूदास यादव का, उसका बड़ा बेटा होता है। उसको जब भी पता चलता है तो वो अपने घर पर फोन करके अपनी माँ से कहता है कि माँ, पिताजी कहाँ हैं, उनसे बात करा दो। तो माँ कहती है कि भैया, उनका कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा है, मैंने भी कई जगह पूछा। उसके बाद दयानंद ने एक जगह नहीं, अलग अलग लोगों से फोन किया, अलग अलग ऐसे व्यक्तियों को फोन करके बातचीत करने की कोशिश कर रहा था जो उसके पिता के बहुत ज्यादा करीबी होते हैं। फिर रिश्तेदारी में फोन करता है। जब कोई सफलता नहीं मिलती तो वही लड़का 10 जुलाई 2019 की सुबह सीधा अपने घर पहुंचता है, और घर आने के बाद आसपास के लोगों से बातचीत करता है, आसपास के रिश्तेदारों से मिलता है, बहुत सारे लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उसका पिता कहाँ गायब हो गया है। जब कहीं कोई सफलता नहीं मिलती है तब वो सनहोला थाना जाता है, और वहां जाने के बाद अपने पिता की गुमशुदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहा था, उनसे उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। तुरंत ही यहाँ दौड़ते हुए माँ और बेटी दोनों थाने आ जाती हैं, और जैसा बेटे ने अपने पिता के बारे में बताया था वैसे ही वो भी बताना शुरू कर देती हैं। और यहीं से एक ऐसा राज खुल के सामने आने वाला था जिस राज की ना बेटे ने कभी कल्पना की थी, ना ही किसी और ने कल्पना की थी। इधर इस व्यक्ति के, जिसका नाम होता है कैलूदास यादव, उसके गायब होने की सूचना अब पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग बड़ी संख्या में उस कैलूदास को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे थे, और तभी गांव से एक आवाज आती है। तभी गांव के लोग कहते हैं कि इनके घर के अंदर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही है। बस इतना सुनना था, इतना कहना था कि पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जो बड़ा बेटा होता है दयानंद, वो भी मौके पर पहुंच जाता है, और वो आने के बाद घर में ये तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये दुर्गंध आ रही है तो कहां से आ रही है। घर के आंगन में ही नई नई ईंटें बिछी हुई थी, और उसी ईंटों के नीचे से कहीं ना कहीं दुर्गंध की जब बात आ रही थी। एफएसएल टीम, साथ ही डॉग स्क्वाड और पुलिस की और अन्य टीम जब घर पे आती हैं, आंगन में आती हैं, उस जगह की खुदाई होनी शुरू हो जाती है। काफी मशक्कत के बाद, काफी देर के बाद आखिरकार उन्हें एक लाश मिलती है। वो लाश किसी और की नहीं होती, वो लाश होती है दयानंद के पिता की, जिसका नाम कैलूदास यादव होता है। अब यहां से एक राज खुलना था, और वो राज कुछ इस तरह से खुलता है। जैसे ही घटनाक्रम का ये लाश मिलती है, तुरंत ही गांव वाले इस लड़की पर, उसकी मां पर टूट पड़ते हैं। लड़की यानी कि उसका नाम होता है जूली यादव और मां का नाम होता है सरिता यादव। गांव वालों को लग रहा था कि घर के अंदर से दुर्गंध आ रही है, और ये अभी के अभी थाने में गई हैं, और इन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, इन्होंने कोई बात ही नहीं बताई। जबकि जो पड़ोसी हैं उनको घर से दुर्गंध आती है, जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। गांव वालों ने जब मां और बेटी के साथ मारपीट करनी शुरू की, तब कहीं जाकर पुलिस की नींद टूटती है, और पुलिस मां बेटी को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके सीधा थाने पहुंचते हैं, और थाने जाने के बाद इनसे बातचीत करते हैं। तब मां और बेटी दोनों चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। दरअसल मां कहती है कि हमारे घर पर होटल चलता है, और होटल के साथ साथ किराना स्टोर की भी दुकान है। जो बड़ा बेटा है वो जिला बांका में एक राजौन जगह है, वहां पर खलासी की नौकरी करता है, जबकि छोटा बेटा वो हमारे साथ रहता है। बेटी भी होटल पे काम करती है, माँ भी होटल पे काम करती थी, और उसका जो पति था वो भी होटल पे काम करता था। घर में 4 सदस्य हैं, चारों के चारों किराना स्टोर और होटल पे काम करते थे। यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता था, और एक व्यक्ति जिसका नाम होता है
दिनेश कुमार, जो कि पड़ोसी गांव का रहने वाला था, उस लड़के का इस घर में आना जाना लगा रहता था। और एक दिन ऐसा होता है कि इस महिला का उस लड़के के प्रति अट्रैक्शन, थोड़ा सा कहें कि वो उसके प्रति आकर्षित थोड़ा ज्यादा हो गया था। और आकर्षित होने की वजह से ही उस लड़के ने इस महिला से कहा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। लेकिन वो महिला कहती है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, मेरे एक नहीं 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, ये सब मुमकिन नहीं है। लेकिन लड़के ने जब अपील की तो महिला उसकी बातों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और दोनों जब मौका मिलता था तब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। इसी बीच में जब ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे तो बेटी ने अपनी आंखों से वो सब दृश्य, वो सब देख लिया जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। और उस लड़की ने भी वही सब डिमांड कर डाली जो उसकी मां ने कुछ दिन पहले दिनेश यादव से डिमांड की थी। दिनेश यादव से जैसे ही वो डिमांड करती है तो दिनेश यादव इस बात को लेकर मना करता है, विरोध करता है कि जो भी है ये गलत है। तब वो कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने पिता से सारी बात कह दूंगी, मैं अपने बड़े भैया से सारी की सारी बातें बताऊंगी, और यदि तुम नहीं मानोगे तो तुम दोनों के साथ क्या होगा तुम्हें इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं है। माँ ने जब ये बातें सुनी तो वो दिनेश के आगे, अपनी बेटी के आगे कहीं ना कहीं नतमस्तक हो जाती है और दिनेश से कहती है जैसा बेटी कहती है वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। अब उस लड़के ने माँ के साथ भी संबंध बनाता था और बेटी के साथ भी संबंध बनाता था। जब उसे मौका मिलता था तब इस घर में उसका आना जाना लगा रहता था। इस बात को कोई नहीं जानता था, सबको लगता था कि शायद ये इस होटल पे खाना खाने के लिए आता है, लेकिन ये बहुत कम लोग, यानी कि कहें कि कोई भी नहीं जानता था। लेकिन एक दिन कैलूदास की नजर पड़ जाती है उसी की पत्नी पर, और वो अपनी पत्नी को जब उसके साथ देखता है तो वो अपनी पत्नी से इसका विरोध करता है, कहता है कि जो तुम कर रही हो वो अच्छा नहीं है, ये गलत है। इसे रोकने की वो तमाम कोशिश करता है, उसको समाज का, अपने घर का, बच्चों का, सबका वास्ता देता है। लेकिन जो पत्नी होती है सरिता, उसके दिमाग में इस तरह की बातें आ ही नहीं रही थी और इसी बात को लेकर घर में कहीं ना कहीं विवाद रहने लगता है। और जब बात आगे बढ़ती चली जाती है तो विवाद का सिलसिला कुछ लगातार बढ़ रहा था। छोटा बेटा छोटा होता है, उसे इन बातों से कोई मतलब भी नहीं था, ना ही उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब बाप ने अपनी ही बेटी को उस व्यक्ति के साथ देखा जिस व्यक्ति को कुछ दिन पहले उसने अपनी पत्नी के साथ देखा था। बस बात यही हद से ज्यादा बढ़ जाती है और 5 जुलाई 2019 की रात को जब ये बात उसको पता चल जाती है तब माँ, बेटी और प्रेमी मिलकर अपने ही उस घर के मुखिया की, जिसका नाम कैलूदास होता है, उसको पकड़ते हैं। माँ बेटी उसके पैर पकड़ते हैं और दूसरा जो प्रेमी होता है उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर देता है। रात का अंधेरा होता है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में इसकी लाश को लेकर कहां जाएं, काफी वक्त लगता है सोचने में। तभी माँ बेटी और प्रेमी मिलकर घर के आंगन में, जो कि कच्चा था, मिट्टी थी टोटल के टोटल, उन्होंने उस जगह एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद जब लगता है कि काफी गहरा गड्ढा हो चुका है तो उस गड्ढे के अंदर उसके अपने पति को, यानी कि अपने पिता को, उसको दबाकर वो ऊपर से उसकी लिपाई पुताई कर देते हैं और अगले ही दिन भट्टे पे जाकर कुछ ईंटों का ऑर्डर दे देते हैं ताकि इस आंगन में ईंटें बिछाई जा सकें। और ठीक वैसे ही होता है। अगला दिन निकलता है। अगले दिन निकलने के बाद माँ और बेटी दोनों भट्टे पे जाती हैं, अपने छोटे बेटे को लेकर अपने बेटे से कहती हैं कि भैया घर का आंगन है, जब बारिश पड़ती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा गार हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, चिपचिपाहट हो जाती है, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्यों ना हम यहाँ ईंटें बिछवा दें। छोटे बेटे को भी शामिल कर लेते हैं और ईंटें बिछवा देते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे जिस लेवल पर, जिस जगह पर उन्होंने उस लाश को दबाया था, उस जगह पर उस वहां से दुर्गंध आना स्वाभाविक थी। और ऐसा ही होता है जब पड़ोस में रहने वाले उसके भाई को, उसके अपने भाई के बारे में पता चलता है कि वो गायब है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, तब वो अपनी बेटी से कहकर उसके बड़े बेटे के पास फोन कराता है कि चाचा का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। और बड़ा बेटा आकर अपने पिता की जब खोजबीन करता है और घर से उठने वाली दुर्गंध के बारे में वो पता करने की कोशिश करता है। हालांकि माँ और बेटी ने उस दुर्गंध को दबाने के लिए तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि जिस आंगन में उन्होंने ईंटें बिछवाई थी उसी आंगन की ईंटें उखाड़ना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं था। यदि उखाड़ते तो जाहिर सी बातें कहीं ना कहीं पता चल जाता। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। और इस मामले में जब लोगों को पता चलता है तो लोग बेइंतहा गुस्से में आ जाते हैं और माँ और बेटी को बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं। इन दोनों माँ बेटी ने न केवल रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर दिया, बल्कि एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया जिस रिश्ते को न समाज, न परिवार, न दोस्त, न रिश्तेदार कोई भी इजाजत नहीं दे सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें पृथ्वीराज खेड़ा हैं, अजमेर के रहने वाले हैं, रिया हैं, ललित जायसवाल, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जाते जाते जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, जो लोग नाम लेने की अपील करते हैं, उनके नाम भी लेना चाहूंगा। उन लोगों में राजदीप वाराणसी से हैं, कुर्बान खान राजस्थान से हैं, अफजल खान
ओम राठौर कोटा से हैं, मोहम्मद जकारिया फजलुर रहमान बंगाल से हैं, मृत्युंजय देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, युवराज राणा सुधार जोधपुर के हैं, गिरीश चंद अब्दुल कादिर झारखंड से हैं, डॉक्टर वकील सैफी मुजफ्फरनगर से, मोहम्मद अयाज मेरठ से हैं, पीयूष यादव गाजीपुर से हैं, नाजिम रजा नासिक से हैं, कमलकांत राजस्थान से, गोपाल यादव बिहार से हैं, नरेंद्र सिंह गाजियाबाद से हैं, और दिव्या की आज शादी की सालगिरह है, जो मुझे बीच में पहले बोलना चाहिए था, मुझे पीछे से इशारा हुआ लिखे, तो इसलिए मैं उसका बीच में बोल देता हूँ। दिव्या की आज शादी की सालगिरह है, आज के दिन की शादी हुई थी, जो कि मेरठ की रहने वाली हैं और फिलहाल शायद वो गोवा में जॉब करती हैं। नरेंद्र सिंह गाजियाबाद के हैं, राजकुमार बिहार से हैं, उस्मान मलिक मुजफ्फरनगर से हैं, महराज हसन बिहार से हैं, तालीम खान अलवर से हैं, हुजैफ नसीम शाहवेज त्यागी मुजफ्फरनगर से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील भी की थी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, जिनके कमेंट अच्छे होते हैं हम उनका भी नाम लेते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके नाम लें, तो आप अपना नाम, अपना पता, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि हम आपके नाम ले सकें। और आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और मैसेज के माध्यम से भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।